ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज न्यूज और आपके साथ शहर भर की खबरें लेकर मैं हूं नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आए सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की सुर्खियां। आरएसएस के युवा संकल्प शिविर की तैयारियां पूरी। संघ संचालक मोहन भागवत आस्था सिटी में देंगे प्रशिक्षण। ईसाई समाज करेगा मृत आत्माओं की शांति के लिए विशेष प्रार्थना। कैथोलिक कब्रिस्तान में तैयारी पूरी, कब्रों पर जलेंगी कैंडल्स। ऐतिहासिक स्मारकों से दुकानें हटने से सैलानी परेशान। पानी की बोतल के लिए भी भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत। बेकाबू ट्रक ने रौंदी कई दुकानें, 6 लोग हुए घायल। और अब समाचार विस्तार से। हाल ही में मंडलायुक्त के यहाँ उद्यमियों की हुई बैठक में नुनहाई क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में बनी पानी की टंकी के पास अतिक्रमण होने की शिकायत की गई थी, जिस पर नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए उस जगह को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया है। इस दौरान हजारों रुपयों के उपले और भूसा जब्त कर निगम भेज दिया गया है। साथ ही यहाँ दूध का कारोबार करने वाले एक जल संस्थान कर्मचारी की भैंस और उसके बछड़े को भी निगम ने जब्त कर निगम के काजी हाउस भेज दिया है। यूं तो अतिक्रमण बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन नुनहाई क्षेत्र में बने इंडस्ट्रियल एरिया में तो लोगों ने पानी की टंकी को भी नहीं बख्शा, जो सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ भी लोगों ने अपने खोखे लगाकर अपना काम चालू कर दिया। इतना ही नहीं, एक जल संस्थान का कर्मचारी तो यहाँ पूरे आराम से अपने परिवार के साथ रहता है और दूध का कारोबार भी चला रहा है। निगम ने अतिक्रमण अभियान के दौरान यहाँ लगे अवैध खोखों और निर्माणों को धराशायी कर दिया। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति ने अपना पूरा दूध का कारोबार ही स्थापित कर लिया था। इसके बाद यहाँ इस कारोबारी के हजारों रुपए के उपले और भूसे को निगम अधिकारियों ने जब्त कर निगम भेज दिया। साथ ही यहाँ बंधी भैंस भी निगम अधिकारियों ने अपने कब्जे में लेकर कांजी हाउस भिजवा दी और इस पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। तो बैठक में ये प्रकरण सामने आया था और मंडलायुक्त महोदय द्वारा इसमें निर्देशित किया गया था कि इस टंकी के कंपाउंड को अतिक्रमण रहित किया जाए। इसके चारों तरफ जितने भी खोखे ढाबे लगे हैं उन सबको ध्वस्त कराया जाए और हटवाया जाए। आज यहाँ नगर निगम ने कार्रवाई टेकअप की। इसमें सड़क साइड पटरी पर लगभग 14 खोखे और 3 ढाबे इसमें लगे थे। उन सभी को ध्वस्त कराते हुए उनका जितना मटेरियल था वो सब जब्त कर लिया गया है। इंटरनल कंपाउंड में कुछ व्यक्तियों द्वारा इसमें जो है वो व्यावसायिक गतिविधियां टेकअप की थी, जिसमें जो है वो पशुपालन का काम करते हुए दूध बेचने का काम इसमें किया जा रहा था। तो उसमें एक भैंस और एक जो है वो उसका कटरा, ये दोनों जो है वो नगर निगम के कब्जे में आए। ये नगर निगम के कांजी हाउस भिजवा दिए गए हैं और जितना उनका यहाँ पर सामान था वो सब सामान इसमें जब्त कर लिया गया है। इस समय भी वहाँ पर उसके ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। कार्रवाई इसमें लगातार जारी है। अगर अब बात पानी की टंकी की सुरक्षा की करें तो ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि पानी की टंकी की सप्लाई कई क्षेत्रों में की जाती है और कोई सिरफिरा या अपने गलत मंसूबे रखने वाला शख्स अगर यहाँ प्रवेश कर जाता है तो मामला गंभीर हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त ने जल संस्थान की महाप्रबंधक मंजूरानी गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही पानी की टंकी की सुरक्षा भी बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए हैं। ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, वाटर वर्क्स कंपाउंड एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और कहीं न कहीं लोगों के जीवन, क्योंकि पानी जो घरों में सप्लाई हो रहा है वो यहाँ से जा रहा है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नोटोरियस जो यहाँ पर अपने मंसूबों को अंजाम देने का प्रयास कर सकती है और वो बहुत लोगों के जीवन के साथ जो है वो कहीं न कहीं उनके उसको रिस्की बना सकती है। ये वाटर वर्क्स कंपाउंड क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसमें इस तरह गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में जीएम जल संस्थान और संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से इस बारे में बात हुई है और उनसे जो है वो नगर आयुक्त महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी शहर में वाटर वर्क्स कंपाउंड हैं उन सभी को चिन्हित करते हुए उसमें जितना भी अतिक्रमण है वो हटाने की कार्रवाई तत्काल अमल में लाई जाए। अन्यथा उन सभी के खिलाफ फिर जो है वो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो जिनके द्वारा जिनकी जिम्मेदारी उनके रखरखाव की और वहाँ की देखभाल की।
इस पूरे अभियान को निगम के पर्यावरण अभियंता राजीव राठी ने अपने सामने ही अंजाम दिलाया और इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में उनकी टीम के हेड सीपी शर्मा और सैनिटरी ऑफिसर भी दिनेश कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही अतिक्रमणकारियों को ये हिदायत दी गई कि अगर यहाँ फिर से अतिक्रमण हुआ तो उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। कई आश्वासनों के बाद भी नहीं बन रही है मुगल बादशाह अकबर के पीर बाबा मूल शाह की मजार। संबंधित विभाग ने जिसके पुनर्निर्माण का भरोसा भी दिलाया था। इस सवाल पर जब एक बार फिर अधिकारियों को घेरा गया तो उन्होंने ताज ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद काम करने का एक और लॉलीपॉप थमा दिया। ताज ड्रीम प्रोजेक्ट में बीते दिनों चली खुदाई के दौरान एक मुगलिया कब्र निकली थी, जिसे जानकारों ने बाबा मूल शाह की मजार बताया था। बाबा मूल शाह मुगल बादशाह अकबर के पीर और सलाहकार थे। इस मजार के निकलने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इसके पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी भी इस मजार का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। इस सवाल को लेकर जब एक बार फिर संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने अपना रटा रटाया सा जवाब दोहरा दिया। चबूतरा बना करके उसको प्रस्थापित कर दिया जाएगा। तो इससे सर आपको क्या लगता है, इससे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल ताजनगरी के बाशिंदों के पास उनके इस वादे पर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर सरकारी तंत्र इस मजार का पुनर्निर्माण कब तक करवाता है। कहीं ऐसा न हो कि उनके इस बेसिर पैर के जवाबों से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। सीएम के आगमन की खबर के बाद उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के कामों में तेजी आ गई है, जिसकी कार्यदायी संस्थाओं की रफ्तार अपने आप बढ़ गई है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शुमार ताजगंज प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी ही तब्दीली देखने को मिली। विभागीय लोगों ने जिसके क्रियान्वयन में पूरी अब ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना ताज ड्रीम प्रोजेक्ट की धीमी पड़ी रफ्तार में एक बार फिर से तेजी दिखाई देने लगी है और ये तेजी यूं ही नहीं आई है। इस तेजी का कारण है आने वाली 7 तारीख को मुख्यमंत्री के आगरा आगमन की तैयारी, जिससे ताज प्रोजेक्ट से संबंधित विभागों के अधिकारियों में हड़कंप समझ गया है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि इस वक्त फुटपाथ लैंड स्कीपिंग प्लांटर का काम चल रहा है, जो कि आने वाली 6 तारीख से पूर्व खत्म कर दिया जाएगा। % काम हम जो है 3 दिन के अंदर और पूरा कर देंगे। हम 100% काम पूरा करेंगे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी आके यहाँ के विकास कार्यों से खुश दिखेंगे? बिल्कुल खुश दिखेंगे। जब हम काम करेंगे, मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उनको खुश दिखना चाहिए। समय जो है काफ़ी जो है तेज़ी से कार्य चल रहा है। इसमें जगह जगह लेवल लगी है। पत्थर कटाई का काम कर्व स्टोन के लिए अलग लेवल लगी हुई है और हमारा जो है जाली बनाई का कार्य चल रहा है, उसमें अलग जो है 20 आदमी लगे हुए हैं। ऐसे ही जो जगह जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट कार्य को वर्क कर रखा है। क्लैडिंग का काम अलग चल रहा है तो जगह, और हमारी जो ट्रेंच ढलान का कार्य अलग चल रहा है तो जगह जगह शटरिंग वगैरह कम से कम 150 आदमी इस समय लगे हुए हैं हमारे पास। सर क्या लगता है, मुख्यमंत्री जब दौरा करने आएंगे तो क्या वो काम से संतुष्ट होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, अवश्य होंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि काम हमारा अच्छे से अच्छा हो। काम चल रहा था धीमी गति से, उसमें तेज़ी आई है। लगता है कि बहुत जल्दी विकास ताजमहल के आसपास हो जाए। फिलहाल तो ताज ड्रीम प्रोजेक्ट के विकास की रफ्तार में तेजी आ रही है, जो हो सकता है मुख्यमंत्री के तैयारियों की आगमन की वजह से हो रही हो। वहीं अब देखने वाली बात है कि क्या इस विकास कार्य की रफ्तार यूं ही निरंतर चलती रहेगी या ये रफ्तार सिर्फ मुख्यमंत्री की वाहवाही लूटने के लिए एकमात्र है। कहते हैं परिश्रम करो तो फल मिलेगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के साथ उल्टा हो रहा है। मेहनत की, परीक्षा दी, उत्तीर्ण भी किए, लेकिन अब डिग्री और अंक पत्र के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मार्कशीट और डिग्री न मिलने की वजह से बीटीसी काउंसलिंग से वंचित रहने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी कैंपस में खड़े ये स्टूडेंट्स मार्कशीट और डिग्री के लिए जूझ रहे हैं। कहा जाता है कि परिश्रम करो, परीक्षा में सफलता मिलेगी। इन बेचारे छात्रों ने मेहनत की और परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, लेकिन अब डिग्री और मार्कशीट के लिए दर दर भटक रहे हैं। विश्वविद्यालय के पालीवाल पार्क और खंडारी परिसर में चक्कर लगाकर ये स्टूडेंट्स परेशान हो चुके हैं। डिग्री के लिए जूझ रहे इन छात्र छात्राओं में से अधिकांश की 1 नंबर को बीटीसी काउंसलिंग होनी है। डिग्री न मिल पाने की वजह से इन छात्रों को अब बीटीसी काउंसलिंग से वंचित होने का डर सताने लगा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन में कोई अधिकारी बैठ नहीं रहे हैं, रजिस्ट्रार है नहीं, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो इस मैटर को सॉल्व कर सके। और कर्मचारी हैं जो मेन कैंपस पालीवाल पार्क में यहाँ जाते हैं स्टूडेंट यहाँ से, तो वहाँ से यहाँ भगा देते हैं। खंडारी से कोई अम्बेडकर चेयर, कोई यहाँ पे, लेकिन कोई इनकी बात को सुनने वाला नहीं है।
और अभी तक मुझे मेरी BA फाइनल सेकंड ईयर की मार्कशीट नहीं मिली। क्या कह रहे हैं यहाँ पे लोग? सर आश्वासन दे देते हैं, पिछले 26 मई से परेशान हूँ। विद्यालय मेन कैंपस में गए हैं क्या? जी वहाँ पे भी मैं 2-3 दफ़ा हुआ। मार्केट में करेक्शन करवाना था और वो आज तक नहीं हो पाया है। कब से यहाँ परेशान हो रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 26 तारीख से। क्या कह रहे हैं लोग? ये तो बस आश्वासन दे देते हैं आज शाम तक हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा, और इसके अलावा कोई। आप जैसे कितने और अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं? सभी हैं हमारे साथ। कई छात्र तो पिछले एक सप्ताह से विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद भी अंक पत्र और डिग्री न मिलने की वजह से परेशान स्टूडेंट्स को अब भविष्य की चिंता सताने लगी है। उच्च शिक्षा की चाह में डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को पछतावा महसूस हो रहा है। विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी छात्र छात्राओं की इस मजबूरी का फायदा उठाकर अवैध वसूली भी कर रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए ताज न्यूज के साथ। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो BPL राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा, और 286 जयपुर हाउस, ADA कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 साई आशा प्रॉपर्टीज, ADA अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में ADA अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, ADA हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719 000022। ब्रेक के बाद आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का जोर अब आगरा की ऐतिहासिक इमारतों पर भी दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए एक मुहिम चलाई थी, जिससे देश की साफ सफाई व्यवस्था अपने बिगड़े हुए ढर्रे से हटकर सही हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुहिम को नाम दिया था भारत स्वच्छ अभियान।
जिसका जोर आज पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को एएसआई विभाग ने ताजमहल परिसर की साफ सफाई कराई। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने पूरे परिसर में झाड़ू लगाई और स्मारक के आसपास के इलाकों की धुलाई भी की। वहीं इस तरह के अभियानों से आने वाले समय में देश की सफाई व्यवस्था सुधरेगी और देश की छवि एक बार फिर से धूमिल होने से बच जाएगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि सिर्फ एक दिन की सफाई से हमारा प्यारा भारत स्वच्छ रह सकता है। आगरा के थाना खंदौली के अलीगढ़ हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बस और ट्रक आमने सामने आ गए और उनमें भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक खंबे से टकराते हुए कई दुकानों को अपनी चपेट में ले गया। वहीं इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। बुधवार की रात आगरा अलीगढ़ हाईवे पर बड़ा हादसा होने से बच गया जब बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक ट्रक आया था, ये वहाँ पे लेटे हुए थे अपनी दुकान पे और उधर से आ रही थी बस अलीगढ़ वाली रोड पे से, और ये आ रहा था आगरे वाली रोड पे से अलीगढ़ जाने के लिए, और इसने फिर चढ़ा दिया। ट्रक आया, ट्रक ने आके इनको चपेट लिया सब खोखों को। ये अपनी दुकान पे बैठे थे अपने खोखे में, पान बीड़ी की इनकी दुकान है। अक्सर हम किसी के भी जन्मदिन को केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केक का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो आपको बताते चलें कि आज यानी 30 अक्टूबर के दिन ही केक का जन्म हुआ था। केक के जन्म के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपने केक काटकर अपना जन्मदिन कई बार मनाया होगा, पर आज पूरा देश केक का 131वां जन्मदिन मनाएगा। जी हाँ, देश में केक बनाने की शुरुआत 131 साल पहले यानी 30 अक्टूबर के दिन हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक देश में पहला केक 1 सदी पूर्व उत्तरी केरल के ऐतिहासिक शहर थलशेरी में एक भारतीय ने बनाया था। केरल के मालाबार क्षेत्र में ममपल्ली बप्पू ने यूरोपीय आदिवासियों से इसकी जानकारी लेकर साल 1883 में घरेलू सामग्री से पहला केक बनाया था। इस बार इस दिन को यादगार बनाने के लिए केरल बेकर्स एसोसिएशन ने 600 फुट लंबा केक बनाने का फैसला किया है, जिसका वजन 3000 किलो होगा। इसे त्रिशूर के कन्वेंशन सेंटर में बनाया जाएगा। केबीए ने इस मौके पर केक की प्रदर्शनी की योजना भी बनाई है। एसोसिएशन का कहना है कि समारोह का आयोजन न केवल केरल में बेकर्स की विरासत को याद करने के लिए, बल्कि अर्थव्यवस्था में बेकिंग उद्योग के महत्व से लोगों को रूबरू करवाने के लिए भी किया जा रहा है। केबीए के प्रदेश अध्यक्ष पीएम शंकरन का कहना है कि शायद केरल दुनिया में अकेली ऐसी जगह है जहां इतनी बड़ी तादाद में बेकरीज हैं। इसलिए अपने गौरवशाली अतीत के प्रति जागरूकता फैलाना हमारा कर्तव्य है। इससे पहले भी साल 2012 में 129वें साल के उपलक्ष्य में 353.5 फीट लंबा केक बनाया गया था, जिसमें थलशेरी के महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटा गया था। तब इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली थी। यूं तो केक कई तरह के होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और राजकुमारी डायना की शादी का केक 33 साल पुराना टुकड़ा हाल ही में लगभग $1,375 यानी कि 83,000 रुपए में नीलाम हुआ है। इस केक को मूल बॉक्स में सुरक्षित रखा गया था। एक अमेरिकी नीलामी के घर की तरफ से इसकी ऑनलाइन बिक्री की गई। इस बॉक्स में 1981 की शादी का कार्ड रखा हुआ है। अप्रैल में ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज की शादी का केक एक नीलामी में लगभग 420 पाउंड यानी कि लगभग 42,000 रुपए में बिका था। तो देखा आपने, जिस केक को हम अपने जन्मदिन पर इतने स्वाद से खाते हैं, उसका भी अपना एक पुराना और गौरवशाली इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विश्वविद्यालय स्मारकों पर चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के बाद स्मारकों के पास वीराना सा फैल गया है, जिसका खामियाजा स्मारकों के दीदार को आने वाले पर्यटकों को उठाना पड़ रहा है। जहां पहले स्मारकों के पास दुकानें सजी होती थी, वहीं आज सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे पर्यटकों को पानी की एक भी बोतल खरीदने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विभाग द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का खामियाजा अब कहीं न कहीं पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सन 1992 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय स्मारकों के 500 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। इन्हीं आदेशों के मद्देनजर एएसआई विभाग ने लाल किले के पास से अतिक्रमण हटवाया।
इसके बाद लाल किले पर सन्नाटा सा पसर गया। आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि लाल किले के पास किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं, जिसकी वजह से स्मारकों के दीदार को आने वाले पर्यटक पानी की एक एक बूंद के लिए भटक रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि विभाग ने अतिक्रमण तो हटवा दिया और इसका खामियाजा पर्यटकों को भुगतना भी पड़ रहा है, लेकिन क्या विभाग इन पर्यटकों के लिए कोई ऐसा इंतजाम करवाता है कि जिससे आने वाले समय में पर्यटकों की समस्या का कोई हल निकल सके। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत उस वक्त सत्यार्थ होती नजर आई जब प्रधान डाकघर पर विभागीय लोगों ने बिना वन विभाग की इजाजत के पीपल के पेड़ को काट दिया और जब मीडिया ने इस पर डाक विभाग के लोगों से सवाल किया तो वो मीडिया को ही उल्टा पाठ पढ़ाने लगे। सरकारी नियम कानूनों से अनजान लोग अगर किसी कानून को तोड़ते हैं तो समझ में आता है कि जानकारी के अभाव में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सरकारी विभाग के कार्यालय में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की जानकारी में ऐसी गलती हो तो उसे आप क्या कहेंगे। ऐसी ही एक गलती हुई प्रधान डाकघर पर, जहां विभागीय लोगों ने वन विभाग की इजाजत के बगैर पीपल के पेड़ को काट दिया और जब मीडिया ने वन विभाग की परमिशन की जानकारी लेनी चाहिए तो सुनिए क्या कहा डाकघर के कर्मचारी ने। हम इसको ले जाएंगे, लेके नहीं आएंगे ये काट। अच्छा नहीं तो फिर लकड़ियों का क्या होगा? लकड़ी तो कहीं ना कहीं जाएंगे, यूज ही होंगी। बात ही नहीं समझे। लकड़ी तो अभी यहीं रखी रहेंगी, डिपार्टमेंट इनको पैसे से बेचकर अपना पैसे गवर्नमेंट खाते में जमा। नहीं दूसरा ये जैसे कि एक होता है कि पेड़ सूख गया, हाँ। उसकी परमिशन, हाँ। एक होता है कि पेड़ से खतरा है, तो खतरे की वजह से तो जो देख रहे हो मंदिर के सामने, हाँ। जो काम करना है उसको तो कर नहीं रहे हो यार। दूसरा ये है कि उंगली कर रहे हो। दूसरा ये है कि इसमें वो जो डीपीएस वाला मैटर था उसमें तो उंगली करी नहीं तुम। अपनी गलती को छुपाते हुए इन महाशय ने उल्टा मीडिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उनके अनुसार मीडिया जरूरी काम नहीं करती बल्कि फालतू कामों पर अपना समय नष्ट करती है, लेकिन शायद इन साहब को ये नहीं मालूम कि बिना इजाजत किसी भी पेड़ को काटना कानूनी अपराध है, जिसके लिए वन एक्ट के अंदर जुर्माना और सजा भी प्रावधान है। और बात रही मीडिया की, तो मीडिया हमेशा अपना काम जिम्मेदारी से करती है और लोगों में जागरूकता लाने का भी काम करती है। फिलहाल डाक कर्मचारी ने पेड़ काट दिया है और इस पर डीएफओ ने कार्यवाही की बात कही है। आगामी 2 नवंबर को ईसाई समाज के लोगों द्वारा मृत आत्माओं की शांति के लिए विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर शहर के प्रमुख कैथोलिक कब्रिस्तान में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दिन ईसाई समाज के लोग कब्रों पर कैंडल जलाते हैं और उन्हें याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ईसाई समाज में होने वाला क्रिसमस तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, साथ ही गुड फ्राइडे भी लोगों को पता होगा और वो है मुर्दों की ईद, जिसकी जानकारी कम ही लोगों को है, लेकिन ये पर्व ईसाई समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन ईसाई समाज के लोग अपनों की कब्र पर जाकर उनकी साफ सफाई करते हैं, साथ ही कैंडल्स जलाकर उनके लिए ऊपर वाले से दुआ करते हैं। पर्व के महत्व का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्व की तैयारियां काफी दिनों पहले से होना शुरू हो जाती है और कब्रिस्तानों को सजाया जाता है। ये जानकारी कैथोलिक कब्रिस्तान के एक कर्मचारी ने दी। भी है 2 तारीख के लिए इसकी रिपेयरिंग, सारी जितनी कच्ची कब्रें हैं पक्की है उनकी रिपेयरिंग होती है और जिनकी माता पिताओं की जो रिश्तेदारों की है उनके सबके अपने अपने आते हैं, वो रिपेयरिंग कराते हैं सारी। अब 2 तारीख के लिए पूरी, ये 1 तारीख को फाइनल हो जाएगा काम। किस तरह की जो है वो पर्व मनाया जाता है, किस तरह से लोग आते हैं जी, इस तरह क्या कुछ मतलब प्रे वगैरह करते हैं? हाँ, प्रे होती है, प्रार्थना होती है। आपके चर्च में ये पूरा आपका चर्च बना हुआ है, इसकी पूरी भी वाइटिंग होगी। सफ़ेदी होने के बाद यहाँ अपनी टेबल माइक लगाया जाएगा, वहाँ से क्रिश्चियन लोग सारे फादर लोग आएंगे जितने बड़े हैं, तो वो आके अपना वो पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ने का इसको फिर इसको गंगा जल टाइप का होता है उनके पास, वो छिड़काव होगा पूरी कब्रों के लिए, सुख शांति। कर्मचारी ने बताया कि लोग दूर दूर से यहाँ आकर अपनों की कब्रों को सजाते हैं, कैंडल्स और फूल चढ़ाए जाते हैं और अपनों की याद में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो जाता है। ईसाई समाज में इस पर्व का विशेष महत्व भी माना जाता है। आगामी 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय युवा संकल्प समिति का आयोजन आस्था सिटी रुनकता में होने जा रहा है। शिविर के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आस्था सिटी में बने 6 नगरों में 6000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण संघ के संचालन मोहन भागवत देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का युवा संकल्प शिविर आस्था सिटी रुनकता में आयोजित होने जा रहा है। संकल्प शिविर में उद्बोधन के लिए सरसंघ संचालक मोहन भागवत 31 अक्टूबर को आगरा आ रहे हैं। आरएसएस के शिविर में भाग लेने के लिए 6000 युवाओं को आमंत्रित किया गया है। शिविर में भाग लेने वाले सभी युवाओं के रहने और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश भर से आने वाले युवाओं के ठहरने के लिए आस्था सिटी में 6 नए अस्थायी नगर बनाए गए हैं। तैयारियां पूरी हैं। जो युवा संकल्प शिविर है
एक प्रकार से 6 नगरों का आवास आपने सबने देख ही लिया है और बौद्धिक पंडाल तैयार हो चुका है। 31 तारीख की शाम को प्रदर्शनी का उद्घाटन है। शिविर में सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को सौंपी गई है। आरएसएस के प्रांत प्रचारक के मुताबिक इस शिविर का आयोजन युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना है। संघ के बारे में विस्तार से बताते हुए दिनेश कुमार ने लोगों से शिविर में आने के लिए आमंत्रित किया। स्वयं सेवकों को विशेष शिक्षण दिया जाएगा, जैसे पर्यावरण के ऊपर दिया जाएगा, स्वदेशी का चिंतन और आर्थिक चिंतन के विषय को लेकर के दिया जाएगा, पत्रकारिता के विषय को लेकर के उनका चिंतन होगा। उसके साथ साथ आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के इंटरेक्शन विद्यार्थियों के युवाओं के साथ रहेगा। आयोजन स्थल पर युवाओं को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराने के लिए विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। संघ के इस महाशिविर में विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए आगरा और आसपास के क्षेत्रों के संघ कार्यकर्ता दिन रात एक कर जुटे हुए हैं। कि युवा संघर्ष शिविर की तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी करीब 1 महीने से सभी स्वयंसेवक स्वयं ही तैयारी कर रहे हैं, जिसमें स्वयंसेवक स्वयं अपने घास काट रहा है, स्वयं बल्लियों से काम कर रहा है। अधिकतर सारे स्वयंसेवक स्वयं ही अपना काम दायित्व निभा रहे हैं और करीब 5 नगर बनाए हैं हमारे स्वयंसेवक यहाँ रुकेंगे। 6वां नगर है जो व्यवस्था का है। और इसी के साथ फिलहाल ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। लेनी होगी आपसे इजाज़त। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।